गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आपके साथ हिस्ट्री की बेसिक्स कक्षा स्टार्ट करूंगा। ये एक सीरीज़ होगा जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास के विभिन्न पहलुओं को और जानेंगे कि इतिहास ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, हिस्ट्री आखिरकार हम क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है। और हिस्ट्री देखा जाए किसी भी एग्ज़ाम को देखिए, आप स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री कम से कम 40% पीटी में या 35% मान लीजिए सिलेबस देखिएगा तो उसमें रहता है। तो हिस्ट्री बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। और अभी आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी अभी होने ही वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं सीरीज में, तो रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं पढ़ने और पढ़ाने का एक खूबसूरत सिलसिला। इतिहास कैसे पढ़ें और कैसे हम लोग जानेंगे इतिहास क्यों ज़रूरी है, इतिहास ज़रूरी क्यों है। तो ये चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए। जैसा कि आपको ऑब्जेक्ट से बता चुके हैं, मैं जीएस का फैकल्टी हूँ और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो हिस्ट्री में पहले बेसिक्स जानते हैं हम लोग कि बेसिक्स है क्या है हिस्ट्री का। जैसे क्रोनोलॉजी, जैसे आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी को समझिए, जैसे हमारे बहुत प्रकार के नेता होते हैं तो वो बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, आप इस मुद्दे का क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी होता क्या है बेसिकली, आइए देखते हैं। क्रोनोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में कालक्रम। घटनाओं के क्रम में घटनाओं का अध्ययन को कालक्रम कहते हैं। घटनाओं के क्रम में घटनाओं का अध्ययन मतलब कि क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। मतलब घटनाएं कब कब हो रही हैं। मान लीजिए कोई भी घटना होती है तो अचानक नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बहुत सारे पहलुओं को, बिंदुओं को ऐसे बना के और एक घटना घटती है कि हाँ, जैसा अभी रिसेंटली का एग्जांपल लिया जाए तो रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। अभी आपने कल ही रसिया ने यूक्रेन पर इन्वेट किया है। तो देखेंगे कि उसके पीछे आप देखेंगे कि सब लोग बता रहा है कि हमला कर दिया, लेकिन उसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, बहुत सारे ऐतिहासिक कारण है। ये हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में देखेंगे कि क्या कारण है, लेकिन आपको समझना होगा, ज़रूरी है कि समझाना ज़रूरी है आपको कि क्यों ये है, क्यों क्रोनोलॉजी, क्या कारण है उसके पीछे। तो आइए आगे चलते हैं। क्रोनोलॉजी आप देख चुके हैं, तो अब देखिए किसी भी, अब जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अगले लेक्चर में स्टार्टिंग से, तो देखेंगे कि बार बार एक डेट आएगा कि एसी और एडी यहाँ पर मिसप्रिंट है, एसी और एडी होगा। तो देखेंगे कि आखिरकार बीसी और एडी होगा, सॉरी। तो देखेंगे कि आखिरकार ये बीसी क्या है, क्यों हम लोग ईसा पूर्व, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी मतलब होता है ईस्वी। तो हम लोग कैसे मानते हैं कि ये ईसा पूर्व ही है और कैसे हम लोग मानेंगे कि ये ईस्वी है, क्या इसका कोई पैमाना है? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल पैमाना है ईसा मसीह के जन्म के साल को हम लोग ईस्वी में काउंट करते हैं। वहीं से अभी तक का जो समय है हम लोग ईस्वी में मानेंगे, और उनके जन्म के जो पहले का साल है उसे हम लोग बीसी मानते हैं, और जो उनके जन्म के बाद का समय है उसे हम एडी मानते हैं, और जो जन्म का साल है उसे हम बेस ईयर मानते हैं कि यही हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तो इसी साल में, तो इसी को मतलब हिस्ट्री का बेसिक्स यही है कि डेट कैसे डिफाइन किया जाए। तो डेट को एक पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो उसी पॉइंट को माना गया है बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट का जो जन्म शताब्दी है या जन्म का जो ईयर है, उसी को बेस ईयर मान के और हम लोग देखते हैं कि कैसे बीसी ईयर डिफाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशंस हैं बीसीई और एडी के। तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पहले का जो साल होगा। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ वन, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिए, तो उसके जो पहले का जो साल होगा वो वहाँ पे आएगा, बढ़ते जाएगा। अब 10 बीसी, ऐसे ही 100 बीसी। तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के साल से 100 साल पहले। ठीक है। तो ऐसी, और देखिए बीसीई, इस समय आप जो भी नया लेटेस्ट बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री का, या कोई भी देखेंगे, कोई जनरल का देखेंगे कि कैसे जनरल निकल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जनरल जो निकलते हैं, या कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें बीसीई लिखा होता है, बीसीई। तो
आखिर BCE क्यों लिखा होता है? BCE और BCE में कोई अंतर है नहीं। जनरली आज के इतिहासकारों का मानना है कि हमें सेकुलर रहना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो BC से थोड़ा सा ये जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, इसीलिए मतलब वो लोग जनरली अब यूज करते हैं BCE। और AD हो गया वहीं ईस्वी, एनो डोमिनस, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है। और CE कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब कि मतलब वही कॉमन एरा, जो कॉमन एरा वही है, कॉमन एरा AD के समान ही है, सेम एज AD है कॉमन एरा। और BP बिफोर प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे T छूट गया है, बिफोर प्रेजेंट होगा तो मतलब अभी से पहले का BC। और ये देखिए सिरिका लिखा है। सिरिका मतलब जब हमें डेट ऑफ कुछ पता नहीं है, मतलब किसी अनुमानित जानकारी अगर लगाई जाती है, मतलब अप्रॉक्स दिखाया जाए कि कब हुआ होगा, कब जन्म हुआ होगा, तो उसमें हम सिरका का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्रोनोलॉजी टाइम लाइन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसीडर्ड एज द बेस लाइन और पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ईसा मसीह का जो जन्म का जो समय है उसको मानते हुए, ये बेस ईयर मानते हुए ईसा मसीह का, आपको ये चिन्ह याद होगा क्रॉस का, तो बेस ईयर मानते हुए हम लोग आगे चलते हैं कि यहीं से इसी को बेस ईयर मनाता है, ठीक है। और वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी गो बैकवर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस द डेट विल बी BC। अगर हम लोग जीसस के बर्थ के पीछे जाएंगे तो वो डेट BC में आएगा। इफ़ वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम द बेस लाइन विल बी इन AD, बट टाइम ऑलवेज मूव लेफ्ट राइट। हाँ, और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समय हमेशा दाएं से बाएं जाएगा, नहीं बाएं से दाएं जाएगा, ठीक है। लेफ्ट टू हमेशा राइट जाएगा समय। और टाइम स्पेन ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। देखिए, और अब आते हैं कि हम लोग सेंचुरी और मिलेनियम, इस मतलब शताब्दी, सहस्त्राब्दी कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, आप लोग अभी जनरली क्रिकेट देखते होंगे, सब लोग क्रिकेट देखता है, तो उसमें देखते होंगे कि रोहित शर्मा शतक मारा, तो जो शतक होता है वो सेंचुरी। आप लोग इंग्लिश कमेंट्री सुना कीजिए, बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो उसमें सेंचुरी आता है, तो वो ही सेंचुरी है। 100 सालों का सेंचुरी होता है। तो अगर 1 से 100 देखा जाए तो वो सेंचुरी हो गया, और 1 से 1000 देखा जाए तो वो मिलेनियम हो गया। देखिए, जैसे 100 BC से लेकर 1 BC, तो ये 1 सेंचुरी BC हो गया, फर्स्ट सेंचुरी BC। और उसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 2000 AD से 2100 AD, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, 2000 AD से 2100 AD जो होगा 21 सेंचुरी, जो भी हम लोग इसमें हम लोग अभी रह रहे हैं 21वीं सेंचुरी है। तो 100 साल का देखिए गैप होगा दोनों के बीच में। तो आप समझ चुके होंगे कि 100 साल का गैप होगा तो सेंचुरी, 1000 साल का गैप होगा तो मिलेनियम। ये देखिए, ये पॉइंट अपने दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही इन सब AD और BC ये सब का बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला है। BC इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है कैसे है। अब आगे देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया में हम लोग वैदिक इतिहास, प्री हिस्टोरिक पीरियड देखते हैं, वैदिक देखते हैं, कांस्य युग देखते हैं, लौह युग देखते हैं, आयरन एज देखते हैं। जितनी भी प्राचीन है जो उसमें अलिखित इतिहास भी होगा, लिखित भी होगा। हमारे जो देखेंगे कि कैसे समाज की संरचना भारत में स्टार्ट हुई भीमबेटका के पहाड़ियों से और अभी आधुनिक, तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री में आएगा पूरा प्राचीन, ठीक है। मेडिवल में आएगा सल्तनत काल, जिसे कहते हैं मुस्लिम आक्रमण जब भारत पे पहली बार हुआ था, और पहली बार से लेके और अंग्रेज़ों के आने के समय तक मेडिवल इंडिया हो जाएगा। और मॉडर्न इंडिया होगा अंग्रेज़ों के आने से हमें अभी तक, जो अभी आज़ादी मिली उसके बाद तक का समय मॉडर्न इंडिया में आएगा। तो ये सब हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एंशियंट का है कि मॉडर्न का है कि मेडिवल का है। तो इसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं, हम कुछ मुख्य स्रोतों को देखेंगे। तो कुछ है जैसे मटेरियल रूप में जैसे मिलता है हमें, और कुछ लिटरेचर के रूप में मिलता है। तो मटेरियलिस्टिक जो होते हैं वो हमें एग्जीबिशन से, इंस्क्रिप्शन से और न्यूमिस्मेटिक से प्राप्त होते हैं। तो इसमें एग्जीबिशन है उत्खनन,
इंस्क्रिप्शन है कहीं पे पत्थरों पे लिखा हुआ या कुछ भी, मतलब कहीं भी स्तंभ जैसा अशोक स्तंभ है उस पर भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो भी भारत का राजकीय स्तंभ है, ठीक है। तो उस पर मुंडको मतलब जितना भी है सब अशोक का है। तो वो संपूर्ण भारत में, अखंड भारत जितना था पहले, वहाँ से देखेंगे कि पाकिस्तान में भी उसका मिलता है, अफगानिस्तान में भी उसका स्तंभ मिलता है। तो पहले के राजा महाराजा अगर पहले तो पेपर था नहीं तो स्तंभ बनवा दिया करते थे, ठीक है। तो स्तंभ भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये रोल निभाता है। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि यह स्तंभ कहाँ मिला था, ये जो अभी राष्ट्रपति भवन में स्तंभ है वो कहाँ से निकाला गया था, जो अभी प्रयागराज में स्तंभ है वो कहाँ से निकाला गया था, जो लौह स्तंभ है दिल्ली में वो कहाँ का है, उस पर किस राजा का नाम है, ये सब आते रहता है। अब देखेंगे हम लोग न्यूमिस्मेटिक मतलब होता है सिक्के के बारे में। तो सिक्का आपको पहले तो कागज़ के नोट होते नहीं थे आज के ज़माने की तरह। तो पहले जितने भी लोग पैसे और धन कमाते थे उसको सोने या चांदी के सिक्कों में कन्वर्ट करा देते थे। और मान लीजिए अगर वो सिक्का कहीं दबा रह गया या पहले क्या होता था कि लूट हो गया या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे सिक्का ज़मीन के नीचे ही रहता था। तो अब सिक्के की क्वालिटी से हम लोग जान सकते हैं। मान लीजिए ये इंडो कुशानों का सिक्का है और ये मान लीजिए ये अंग्रेजों का सिक्का है। तो हम जान सकते हैं कि उस पर लिखा रहता था कि समुद्रगुप्त का भी समुद्रगुप्त ने भी बहुत सिक्का जारी किए थे। तो हम जान सकते हैं उससे कि कब वो राजा कैसा था, सिक्के की क्वालिटी से पता लगा सकते हैं कि वो साम्राज्य कैसा था, धनी था या गरीब था, ठीक है। तो सिक्कों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर उस पर डेट भी लिखा हो कि इस संबंध में ये राजा इस गद्दी पे बैठा, तो हम लोग जान सकते हैं कि हाँ क्या था, कैसे था और कब था, उस समय का समाज कैसा था। अब आगे देखते हैं लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स, ठीक है। साहित्य बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी रहा है। जैसे आज के ज़माने में मूवीज़ हो गए और उस समय नाटक होते थे, किताब होते थे, रिलीजियस बुक, नॉन रिलीजियस बुक होते थे, जैसे अर्थशास्त्र हो गया। और फॉरेन काउंट मतलब जो विदेशी यात्री हमारे देश में आते थे घूमने फिरने के लिए, तो वो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते थे कि हमने भारत में ये देखा। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका बुक है, बहुत सारी किताबें हैं। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं एग्जीबिशन क्या होता है। तो एग्जीबिशन होता है उत्खनन, सिस्टमेटिक रिमूवल ऑफ अर्थ लेयर, मतलब एक सुनियोजित तरीके से जमीन के गर्भ को, मतलब जमीन के गर्भ में छुपे हुए साम्राज्य। देखिए ये है मतलब ये है अभी हड़प्पे के साइड का या कहीं का फोटो है। तो देखिए कि हटाया गया है, तो टूटा हुआ ये सिटाडल है, कुछ मतलब कुछ छोटे छोटे दिख रहे होंगे आप, फिगर को मैं जूम करता हूँ, देखिए कुछ टूटा हुआ मीनार मिलेगा इसमें। तो उससे पता चलता है कि कैसा वो साम्राज्य था, कब का था। तो ये सब है, तो ये सब कैसे मिलेगा, तो ये सब तो ज़मीन के नीचे है। तो उसको हम लोग धीरे धीरे क्लियर, ऐसे भारत में अभी राजस्थान में है, कुछ पाकिस्तान अभी पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता ये सब। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी मुख्य रूप से वेस्टर्न इंडिया में थी, तो राजस्थान, गुजरात, लोथल में और बहुत सारे जगह पर, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर में भी ये मिला है इसका पार्ट उत्खनन करके, ठीक है। तो इसका हम डेट कैसे जानेंगे कि ये कब का है, तो इसके लिए साइंटिफिक है C14 कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसको, मतलब उसका केमिकल नेम, मतलब कि वो कार्बन डेटिंग से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका एज कब का है। मतलब अंदाज़ा लगाने से नहीं होगा, ये प्रमाणिक है कि उसको उस प्रोसेस से जान सकते हैं कि ये मान लीजिए ये ईंट का टुकड़ा निकला तो ये कब का है, 2000 साल पहले का है कि 4000 साल पहले का है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एग्जीबिशन साइट का। इंडस वैली सिटीज़ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जैसे कि मैंने बताया। कुछ गंगा की, जैसे वैदिक कल्चर जो माना जाता है कि गंगा के किनारे बहुत फला फूला, तो उसका भी हो सकता है एग्जीबिशन से लोग प्राप्त बहुत सारा किए हैं। मेगालिथ मतलब होता है
पत्थर का बरियल साइट होता है साउथ इंडिया में मेनली। वहाँ पे लोगों को बना के दफना के वहाँ पे पत्थर से सजाया जाता है। ऐसे अभी बनता है, स्मारक बनाते हैं अभी आज के ज़माने में। वैसे ही उस समय स्मारक की ये परिकल्पना बहुत ही पुरानी है, तो वैसे ही होता है मेगालिथ। ये सब अभी आगे देखेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में। और इंस्क्रिप्शन होता है, शिलालेख बोलते हैं इसको। तो इंस्क्रिप्शन होता है राइटिंग क्राफ्ट ऑन द समथिंग मेड ऑफ स्टोन ऑफ मेटल। मतलब या तो ताम्रपत्र पे लिखा हो या स्टोन पत्थर पे लिखा हो। जैसे अशोक का स्तंभ हो गया, या ताम्रपत्र मिलते हैं, पांडुलिपियाँ मिलती हैं, वो सब इंस्क्रिप्शन में आ जाएगा। वो सब एक ऑथेंटिक सोर्स है। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों पर जैसे मैंने बताया कि भगवान की फ़ोटो हो या राजा की फ़ोटो हो, तो उससे भी हम लोग जान सकते हैं, बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं। एक सिक्का से पूरा साम्राज्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि वो साम्राज्य कितना क्या था, कैसे था, उसकी व्यवस्था, राज व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, समाज कैसा था। अब लिटरेरी सोर्स में जानते हैं कि सबसे पहले तो हमारे भारत में बहुत ही कम लिखने का रिवाज था। जैसे हम जानते हैं वेद जो होते हैं, वेदों को बोल बोल के पहले याद किया जाता था। मतलब जो हमारे ब्राह्मण वर्ग में जो जैसे 4 वर्ण हैं, तो जो ब्राह्मण वर्ग था तो उनका काम ही था कि मतलब वो ज्ञान का प्रसार करे। तो वो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोल बोल के, रट रट के, बोल बोल के ऐसे ही ज्ञान का प्रसार करते थे। तो वो तो मान लीजिए वो तो ऑथेंटिक उतना होगा नहीं, लेकिन कुछ है तो वैसे ही दिखाया जाता है कि कैसे प्राचीन यही है कि मतलब बोल बोल के। वो अभी भी देखिए वेद अभी भी चला रहा है। वेद में बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। वेद से ही हमें जीवन जीने का सही तरीका मिलता है। संगीत वेद से ही निकला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में, वो भारत क्या विश्व में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी वेद पे रिसर्च चल रहा है, तो वेदों से निकला है। दिस नॉलेज वर राइटन डाउन ऑन ब्रिच और पाल्म लीव अराउंड 4th सेंचुरी एडी से उनको लिखने का सिलसिला चालू हुआ। वेदों को, पुराणों को, जैसे रामचरितमानस है, महाभारत को जय संहिता बोला जाता है, तो ये सब लिखना स्टार्ट हुआ कब से? 4th सेंचुरी। ये डेट याद रखिएगा आप लोग हमेशा। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो पहले के सभी हिंदू साहित्य जो थे, जो हिंदू लिटरेचर थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि वेदास, रामायण और महाभारत, पुराण, आरण्यक, ये किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में। और देखिए ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? पाली में। इसको आप लोग रट जाइएगा कि ये पाली में लिखा गया था। जैन लिटरेचर को प्राकृत भाषा में लिखा गया था। पाली और प्राकृत पहले अपभ्रंश से संस्कृत या मतलब लोकल लैंग्वेज, जैसे आज भोजपुरी है बिहार में, वैसे ही लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम की। जैसे मेन लैंग्वेज थी संस्कृत और लोकल लैंग्वेज थी ये सब, पाली और प्राकृत। और देखिए जितने भी बौद्ध के पिटक है, बौद्ध के जितने भी सूक्त है, विनय पिटक है, जातक कथाएं हैं, अभिथम्मम है, जितना भी है बौद्ध धर्म का जितना भी है सब पाली भाषा में है। मतलब मेजॉरिटी देखा जाए तो बहुत ही पाली भाषा में। और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिया गया था। और जैन साहित्य का एक आप लोग याद रखिएगा, भगवती सूत्रम। ये जो भगवती सूत्र है, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। जैसे आज राज्य होते हैं वैसे ही उस समय 16 महाजनपद थे। मतलब एक देश टाइप का सिस्टम था उस समय, मतलब बटा हुआ 16 महाजनपद, और उसमें बहुत ही विशाल संरचना थी समाज की। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ये एक क्विक रिव्यू है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे। और देखिए ये जो नॉन रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो नॉन रिलीजन लिटरेचर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गैर धार्मिक स्रोत, क्योंकि इस पर हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। मतलब जब देखेंगे आप हर बार क्वेश्चन आएगा। तो ये 500 BC से 500 AD तक के बीच में है। और जैसे मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति है वो भी एक नॉन रिलीजियस माना जाएगा। उसमें दिया है कि राजा को कैसे शासन करना है, कैसे प्रजा होनी चाहिए, कैसे सबको कैसे व्यवहार करना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट है, पहला संविधान माना जाए उसको, तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखिए कुछ फेमस
नॉन रिलीजियस सोर्सेज है, जैसे कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, ये एक नॉन रिलीजियस सोर्स है। इस पे पूरा आपको पाटलिपुत्र साम्राज्य का राज व्यवस्था कैसे सिविल जो अधिकारी हैं उनको कैसे, उनका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कैसे वो लोग कैसे तबादला हो उनका, कैसे वेतन दिया जाए, कैसे समाज कैसे रहेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे, उसमें पूरा कौटिल्य ने पूरा उस समय का दर्शन जो है समाज का लिखा है पूरा बढ़िया से। और आगे है, आगे देखते हैं हम लोग कि उसमें आगे है वान भट्ट का हर्षचरित्रम है, मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त का, ये सब आप लोग मतलब याद कर जाइएगा जितना है, अमरकोश है। तो ये सब आगे बहुत ही काम देने वाला है। ये जितना भी है मैं मतलब 1 to 1 बताऊंगा इसको आगे की वीडियोस में। तो ये आपको हम लोग PDF प्रदान कर देंगे बाद में, जब वीडियो के बाद में टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग प्रदान कर देंगे, इसको प्रदान कर देंगे पूरा सेम टू सेम PDF। तो आप लोग इसको याद कर जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा और बार बार मिलेगा, मैं ही आपको याद करा दूंगा जितना भी है ये सब। तो चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।